नमस्कार। न्यूज 18 के प्रोग्राम सेहत आपकी में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। नाज़रीन, आपको पता ही है कि हर हफ्ते हम इस प्रोग्राम के जरिए एक नए डॉक्टर से आपकी मुलाकात करवाते हैं और इस डॉक्टर के जरिए कई जो बीमारियां हैं उनके बारे में उनसे टिप्स लेते हैं, उनसे मालूमात हासिल करते हैं। आज इसी कड़ी में हमने अपनी स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर हर्षदीप जोशी जी, जो कि गायनी से रिलेटेड इश्यूज पर हमसे बात करेंगी। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस स्टूडियो में आई। इस बारे में हम आपसे जो गायनी रिलेटेड है इस इशू पर हम आपसे बात करेंगे। और सबसे पहले मैं पूछूंगा आपसे कि जो डिसऑर्डर है, गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ये क्या क्या हैं और इसके रीजंस क्या क्या हैं और इसको इलाज कैसे किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले जो गायनी की दो ब्रांचेस आती हैं, गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। जो गायनी की प्रॉब्लम्स होती हैं दैट इज रिलेटेड टू वुमेन, और ऑब्स्टेट्रिक्स हमारा होता है जो चाइल्ड बर्थिंग और लेबरिंग से रिलेटेड होता है। अब गायनी की अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करेंगे तो वो यंग लड़कियों में अलग होती है और बीच में जो मिडिल एज वुमेन होती है उनकी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो हम कहते हैं 15 से 45 साल का, उनकी अलग होती हैं। अब आजकल जैसे एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हम बढ़ते देख रहे हैं, स्ट्रेस रिलेटेड हमने बात की कि बहुत ज़्यादा लोगों में स्ट्रेस आ रहा है। एक तो बच्चियों में प्रॉब्लम आ गई हुई है इरेगुलर पीरियड्स की। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी की भी प्रॉब्लम है कि एज से पहले लड़कियों का मैच्योर हो जाना या जो पीरियड्स का एज से पहले आ जाना, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी की प्रॉब्लम है। या उनमें पीसीओडी की प्रॉब्लम है, कई बार उनको पीरियड्स रिलेटेड और प्रॉब्लम भी आती हैं, डिस्मेनोरिया, तो ये प्रॉब्लम्स हैं। फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है, फाइब्रॉइड जिनको हम रसोली कहते हैं वो प्रॉब्लम आती है, एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम आती हैं, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, और इवन मूड स्विंग्स ये भी लेडीज़ में बहुत ज़्यादा एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो ये अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं इन डिफरेंट एज ग्रुप जो कि लेडीज फेस करती हैं अपने पूरे लाइफ के दौरान। तो ये जो पीरियड्स की बात है, इरेगुलर पीरियड्स आते हैं, मतलब जो टाइम होता है उससे पहले ही आ जाता है, या ये जो इशू है ये क्यों होता है, इसका रीजन क्या होता है और इसका इलाज कैसे है? जब पीरियड्स आते हैं जिसको हम मेनार्की कहते हैं, तो पहले तो था एट द एज ऑफ 13 to 15 आते थे, लेकिन अब ये एज कम हो चुकी है। अब 10 साल के बच्चियों में भी हो जाता है कि पीरियड शुरू हो। ये क्यों? ये इसलिए मल्टीपल फैक्टर्स हैं, हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, पोल्यूशन है, स्ट्रेस है, और डाइट ठीक नहीं है, बच्चियों में वैसे ओबेसिटी बढ़ रही है, तो मल्टीपल फैक्टर्स आ गए इसमें, और स्ट्रेस एक और फैक्टर है। तो इरेगुलर पीरियड्स में सबसे पहले ये होता है कि जब मेनार्की आती है तो 2 साल लग जाते हैं कि वो पीरियड्स को सेट इन होते होते। अगर इरेगुलर पीरियड्स हैं तो 2 साल तक पहले वॉच करना चाहिए कि अगर इरेगुलर है और नहीं रेगुलर हो रहे तो 2 साल तक वो टाइम लगता है एडजस्ट होने में, लेकिन उसके बाद भी नहीं हो रहे, देन यू शुड गो फॉर अ गायनेकोलॉजिकल कंसल्टेशन जिसमें पूरा हार्मोनल प्रोफाइल कराते हैं, पूरा चेकअप होता है कि और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कई बार अनीमिया भी एक और प्रॉब्लम आ जाती है। सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स कि कई बार टाइम से पहले आना या बहुत ज़्यादा आना या बहुत फ्रीक्वेंटली आना, तो ये प्रॉब्लम्स रहती हैं विद इरेगुलर पीरियड्स। तो उसमें क्या किस तरह से इलाज किया जा सकता है? इलाज देखिए, सबसे पहले तो मैंने कहा ना कि एक हमारा सबसे पहला रहता है कि हमें वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनी रखनी होती है कि कुछ टाइम में चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस होती हैं, वो खुद सेटल हो जाती हैं, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, जो पहले 2 साल में होते हैं। फिर भी नहीं हो रहा, सो देन यू हैव टू गो फॉर चेकअप। कई बार होता है अनीमिया करके भी होता है, तो उस टाइम पे हम आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन देते हैं, ठीक हो जाता है। कई बार डाइटरी डेफिशिएंसीज होती हैं, वो करेक्ट करते हैं तो ठीक हो जाता है। कई बार सिर्फ एक रीअश्योरेंस से, एक काउंसलिंग से, क्योंकि साइकोलॉजिकली लड़की को लगता है, कई बार एक काउंसलिंग से वो स्ट्रेस फैक्टर होता है वो रिमूव हो जाता है, तो फिर खुद ब खुद रेगुलराइज हो जाते हैं। अगर वो भी नहीं होता तो फिर और फैक्टर्स आते हैं, जैसे पीसीओडी आजकल बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है रेगुलर पीरियड्स में, तो फिर उसको करेक्ट करना पड़ता है। मैम, ये जो पॉलिस्टिक ओवरॉन सिंड्रोम है ये क्या है और इसको किस तरह से इसको डील किया जा सकता है, खासकर यंग लेडीज में, लड़की में? देखिए, जो एक लेडी के पीरियड्स होते हैं वो रेगुलेटेड होते हैं 2 हार्मोन से, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो जब इनका इम्बैलेंस होता है
तब ये पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसको हम स्टील लेवेंथल सिंड्रोम भी कहते हैं, ये आती है। अब इसमें क्या होता है कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है और इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। अब पहले क्राइटेरिया और थे, अब क्राइटेरिया और है। जैसे पहले अल्ट्रासोनोग्राफी पे ही होता था कि ओवरीज के आसपास ऐसे पूरी नेकलेस जैसी अपीयरेंस लगती थी, तो क्योंकि वो छोटे छोटे सिस्ट बन जाते थे। वो बेसिकली फॉलिकल्स होते हैं जो मैच्योर होके ओवुलेट नहीं कर पाते, वो सिस्ट बन जाते हैं। तो वो फिर पूरी ओवरीज के आसपास जैसे एक नेकलेस अपीयरेंस रहते थे। तो अल्ट्रासोनोग्राफी पे जब वैसी अपीयरेंस आती थी तो हम कहते थे कि पीसीओडी। लेकिन अब उसके साथ और भी हम क्राइटेरिया साथ में लेते हैं, जैसे हार्मोनल एसे पूरा कराते हैं। अब इसमें होता है क्या है कि सबसे पहली चीज जो एक लेडी फेस करती है, सडन वेट गेन। अगर आपका सडन वेट गेन है कि एकदम से आपको लग रहा है कि वेट बढ़ रहा है, आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं या आपको पीरियड्स ही नहीं आ रहे, जैसे पिछले 2-3 महीने जिसको हम एमेनोरिया कहते हैं, कि पीरियड्स ना आना या पीरियड्स बहुत ज्यादा आना या स्कैंटी आना। दूसरा ये, तीसरा ये कि अनवांटेड हेयर ग्रोथ ऑन अनवांटेड एरिया, जैसे आप कह रहे हैं उसमें फेशियल हेयर आ जाता है, उसको हम हिरसूटिज्म कहते हैं, या एब्डोमेन पे हेयर आना शुरू हो जाता है, या अनवांटेड एरियाज पे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होना या हेयर फॉल होना या थिनिंग ऑफ हेयर होना। क्योंकि इसमें क्या होता है, बॉडी में एंड्रोजन्स और बेसिकली टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है वो ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं, उनको हमें कंट्रोल करना पड़ता है। तो अगर आपके ये सारे साइंस हैं, जैसे सडन वेट गेन है, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ है, हेयर फॉल हो रहा है, आपका मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं, आ ही नहीं रहे, सो इस केस दीज आर द सिम्टम्स ऑफ पीसीओडी। और होता ये मल्टीपल फैक्टर्स से है। तो इसमें आप क्या सजेस्ट करते हैं जब ऐसे केसेस आते हैं? इरेगुलर पीरियड्स की पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ती है और उसके बाद आपको यू हैव टू गो फॉर सीरीज ऑफ टेस्ट के पूरा एक कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल जो सीबीसी हम कहते हैं वो करवा के, अल्ट्रासोनोग्राफी करवा के, हार्मोनल एसे करवा के ऑन डे 2 ऑफ द पीरियड्स, वो सारा फिर कोरिलेट करके फिर इसका इलाज चलता है। सबसे पहले तो स्ट्रेट अवे मेडिकेशंस नहीं देते, मैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस ही करते हैं, क्योंकि जो एक चीज होती है, जो बीमारी के फैक्टर्स होते हैं ना जिससे वो कॉज होती है, उन्हीं फैक्टर्स को हम करेक्ट कर दे तो वही इसका इलाज होता है। जैसे इसमें सबसे बड़ा एक फैक्टर डाइट का रोल होता है। आजकल बच्चियां बहुत ज्यादा जंक फूड खाती हैं, जैसे इजीली अवेलेबल हो गए, नूडल्स हो गए, बर्गर्स हो गए, पिज्जाज हो गए, ये मैदा का जितना प्रोसेस्ड फूड होगा, इसको मतलब कंप्लीटली हम कह देते हैं कि ये जंक फूड या बहुत ज्यादा स्वीटन फूड्स, जैसे पेस्ट्रीज हो गए, शुगरी ड्रिंक्स हो गए, जूसेस हो गए, माजा, फ्रूटी, ये सब, कोका कोला। डाइट का सबसे पहले डाइटरी मॉडिफिकेशन कि प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बेरीज लो, नट्स लो, फिश, चिकन, लीन चिकन, इस तरह की अच्छी बैलेंस डाइट लेके ब्रिस्क वॉक करके, क्योंकि जितनी ज्यादा इसमें एक इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है, बॉडी में एक हार्मोन बनता है इंसुलिन, तो इसमें क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है कि इंसुलिन बनती है लेकिन वो उतना ग्लूकोज कम नहीं कर पाती। उससे क्या होता है कि इस पीसीओडी में आपके ब्लड शुगर रेज होने के भी चांसेस होते हैं। तो बाद में ये, क्योंकि आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं तो यूट्रस के अंदर एक लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम, वो शेड नहीं प्रॉपरली हो पाती, तो बाद में ये केसेस एक एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए मतलब प्रोन हो जाते हैं। तो डाइटरी मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अल्कोहल से, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में तो फीमेल्स लेती अल्कोहल भी लेती है, तो उससे एब्सटेन करना, वॉक करना, एक्सरसाइज करना, क्योंकि आप जितनी एक्सरसाइज करोगे उतनी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी। एंड इवन इफ यू शेड 5% ऑफ योर बॉडी वेट, तो उसमें भी फिर ये सिम्टम्स में रिलीफ होना शुरू हो जाता है। योगा का बहुत रोल रहता है, मेडिटेशन, बिकॉज स्ट्रेस से रिलेटेड होता है, तो योगा मेडिटेशन हेल्प्स अ लॉट इन दिस। मैम, प्रेगनेंसी की तरफ आते हैं, तो प्रेगनेंसी, जो प्रेग्नेंट वुमेन है और लेडी है, उसको क्या किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए ज्यादा? देखिए, प्रेगनेंसी में राइट फ्रॉम कंसेप्शन टिल द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन, तो उसको पूरा ही ख्याल रखना चाहिए। पहले तो सबसे पहले जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम कहते हैं, पहले 12 हफ्ते जो होते हैं, उसमें होता है कि एक तो एंटीनेटल चेकअप, 4 एंटीनेटल चेकअप थ्रू आउट प्रेगनेंसी एक लेडी को कराने चाहिए, और अब तो आई थिंक पूरे इंडिया में देयर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल एट ऑल द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। दूसरा आता है कि उसको भी अपने डाइट का, बिकॉज प्रेगनेंसी एक न्यूट्रिशनली हाई डिमांडिंग स्टेट है,
कि अगर एक नॉर्मल सेडेंट्री फीमेल को 1900 कैलोरीज चाहिए तो प्रेग्नेंट लेडी को उससे आप लगा लें 350 एक्स्ट्रा कैलोरीज हर दिन चाहिए. सो शी नीड्स टू ऐड अगेन लॉट ऑफ फ्रूट्स टू हर डाइट, वेजिटेबल्स. उसको दूध का एक एक्स्ट्रा ग्लास जरूर लेना चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स ऑफ द चाइल्ड. अदर देन दैट उसको लाइट हाउस होल्ड एक्टिविटीज थ्रू आउट प्रेगनेंसी करते रहना चाहिए. आजकल बहुत अच्छा होता है कि आजकल इकट्ठे कपल्स की काउंसलिंग करते हैं. इवन द हस्बैंड्स नीड टू बी काउंसल्ड बिकॉज प्रेगनेंसी इज अ कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम सिर्फ लेडी को नहीं कह सकते कि आपको ये करना है, आपको द इंटायर फैमिली नीड्स टू बी इन्वॉल्व. इवन द हस्बैंड नीड्स टू बी इन्वॉल्व इन दैट कि आप इकट्ठे काउंसलिंग क्लासेस लें, एक्सरसाइज, इवन योगा जो इकट्ठे हो सकता है. डू दैट टुगेदर बिकॉज इट्स योर जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो एक उस चीज का रहता है कि लाइट हाउस होल्ड एक्टिविटी अपनी करती रहे. अपने डाइट का ख्याल, सबसे बड़ी बात है अपना मूड बहुत अच्छा है बिकॉज अ हेल्दी मदर ओनली कैन गिव बर्थ टू हेल्दी बेबी. अगर उसको थ्रू आउट प्रेगनेंसी मूड स्विंग्स रहेंगे. एक और बाद में जाके चीज आ जाती है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद भी कई बार लेडी को पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो जाता है. तो वो उन चीजों का ध्यान रखते हैं. और इसमें ये होता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई मेडिकेशन नहीं लेनी होती क्योंकि बच्चे के ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, उस पर इफेक्ट होता है. और अपने आप को बहुत ही क्लीन रखना, रोज नहाना, कपड़े चेंज करना, और सबसे बड़ी बात है कि नेल्स कट रखना, अपने बाल टाइडी रखना. सो ये एक नॉर्मल चीज है. और दिन में खाने के बाद इट इज रिकमेंडेड कि वो 2 घंटे जरूर सोए. इस पर हमें क्योंकि अच्छी बातें आप कह रही हैं, इस पर हम और भी बातें करेंगे आपसे. फिलहाल हमें एक ब्रेक लेना है. एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपसे फिर आपके सामने पेश होंगे. न्यूज 18 के प्रोग्राम सेहत आपकी में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है. नाज़रीन, आपको पता ही है कि हर हफ्ते हम इस प्रोग्राम के जरिए एक नए डॉक्टर से आपकी मुलाकात करवाते हैं और इस डॉक्टर के जरिए कई जो बीमारियां हैं उनके बारे में उनसे टिप्स लेते हैं, उनसे मालूमात हासिल करते हैं. आज इसी कड़ी में हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर हर्षदीप जोशी जी, जो कि गायनी से रिलेटेड इश्यूज पर हमसे बात करेंगी. मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस स्टूडियो में आई. इस बारे में हम आपसे जो गायनी रिलेटेड है इस इशू पर हम आपसे बात करेंगे. और सबसे पहले मैं पूछूंगा आपसे कि जो डिसऑर्डर है, गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ये क्या क्या हैं और इसके रीजंस क्या क्या हैं और इसको इलाज कैसे किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले जो गायनी की 2 ब्रांचेस आती हैं, गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेटिक्स. जो गायनी की प्रॉब्लम्स होती हैं दैट इज रिलेटेड टू वुमेन, और ऑब्स्टेटिक्स हमारा होता है जो चाइल्ड बर्थिंग और लेबरिंग से रिलेटेड होता है. अब गायनी की अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करेंगे तो वो यंग लड़कियों में अलग होती है और बीच में जो मिडिल एज वुमेन होती है उनकी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो हम कहते हैं 15 से 45 साल का, उनकी अलग होती हैं. अब आजकल जैसे एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हम बढ़ते देख रहे हैं, स्ट्रेस रिलेटेड हमने बात की कि बहुत ज़्यादा लोगों में स्ट्रेस आ रहा है. एक तो बच्चियों में प्रॉब्लम आ गई हुई है इरेगुलर पीरियड्स की. प्रिकॉशियस प्यूबर्टी की भी प्रॉब्लम है कि एज से पहले लड़कियों का मैच्योर हो जाना या जो पीरियड्स का एज से पहले आ जाना, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी की प्रॉब्लम है. या उनमें पीसीओडी की प्रॉब्लम है. कई बार उनको पीरियड्स रिलेटेड और प्रॉब्लम भी आती हैं, डिस्मेनोरिया. तो ये प्रॉब्लम्स हैं. फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की प्रॉब्लम्स आती हैं. कई बार इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है, फाइब्रॉइड जिनको हम रसोली कहते हैं वो प्रॉब्लम आती है, एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम आती है, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं. और इवन मूड स्विंग्स, ये भी लेडीज़ में बहुत ज़्यादा एक कॉमन प्रॉब्लम है. तो ये अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं इन डिफरेंट एज ग्रुप जो कि लेडीज फेस करती हैं अपने पूरे लाइफ के दौरान. तो ये जो पीरियड्स की बात है, इरेगुलर पीरियड्स आते हैं, मतलब जो टाइम होता है उससे पहले ही आ जाता है, या ये जो इशू है ये क्यों होता है, इसका रीजन क्या होता है और इसका इलाज कैसे है? जब पीरियड्स आते हैं जिसको हम मेनार्की कहते हैं, तो पहले तो था एट द एज ऑफ 13 to 15 आते थे, लेकिन अब ये एज कम हो चुकी है. अब 10 साल के बच्चों में भी हो जाता है कि पीरियड शुरू हो. ये क्यों? ये इसलिए मल्टीपल फैक्टर्स हैं. हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, पोल्यूशन है, स्ट्रेस है, और डाइट ठीक नहीं है. बच्चियों में वैसे ओबेसिटी बढ़ रही है. तो मल्टीपल फैक्टर्स आ गए इसमें, और स्ट्रेस एक और फैक्टर है.
तो इरेगुलर पीरियड्स में सबसे पहले ये होता है कि जब मेनार्की आती है तो 2 साल लग जाते हैं कि वो पीरियड्स को सेट इन होते होते। अगर इरेगुलर पीरियड्स हैं तो 2 साल तक पहले वॉच करना चाहिए कि अगर इरेगुलर है और नहीं रेगुलर हो रहे तो 2 साल तक वो टाइम लगता है एडजस्ट होने में। लेकिन उसके बाद भी नहीं हो रहे, देन यू शुड गो फॉर अ गायनेकोलॉजिकल कंसल्टेशन, जिसमें पूरा हार्मोनल प्रोफाइल कराते हैं, पूरा चेकअप होता है कि और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कई बार अनीमिया भी एक और प्रॉब्लम आ जाती है। सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स कि कई बार टाइम से पहले आना या बहुत ज्यादा आना या बहुत फ्रीक्वेंटली आना, तो ये प्रॉब्लम्स रहती हैं विद इरेगुलर पीरियड्स। तो उसमें क्या किस तरह से इलाज किया जा सकता है? इलाज देखिए, सबसे पहले तो मैंने कहा ना कि एक हमारा सबसे पहला रहता है कि हमें वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनी रखनी होती है कि कुछ टाइम में चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस होती हैं, वो खुद सेटल हो जाती हैं। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, जो पहले 2 साल में होते हैं। फिर भी नहीं हो रहा, सो देन यू हैव टू गो फॉर चेकअप। कई बार होता है अनीमिया करके भी होता है, तो उस टाइम पे हम आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन देते हैं, ठीक हो जाता है। कई बार डाइटरी डेफिशिएंसीज होती हैं, वो करेक्ट करते हैं तो ठीक हो जाता है। कई बार सिर्फ एक रीअश्योरेंस से, एक काउंसलिंग से, क्योंकि साइकोलॉजिकली लड़की को लगता है, कई बार एक काउंसलिंग से वो स्ट्रेस फैक्टर होता है वो रिमूव हो जाता है, तो फिर खुद ब खुद रेगुलराइज हो जाते हैं। अगर वो भी नहीं होता तो फिर और फैक्टर्स आते हैं, जैसे पीसीओडी आजकल बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है रेगुलर पीरियड्स में, तो फिर उसको करेक्ट करना पड़ता है। मैम, ये जो पॉलिस्टिक ओवरॉन सिंड्रोम है, ये क्या है और इसको किस तरह से इसको डील किया जा सकता है, खासकर यंग लेडीज में, लड़की में? देखिए, जो एक लेडी के पीरियड्स होते हैं वो रेगुलेटेड होते हैं 2 हार्मोन से, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो जब इनका इम्बैलेंस होता है तब ये पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसको हम स्टील लेवेंथल सिंड्रोम भी कहते हैं, ये आती है। अब इसमें क्या होता है कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है और इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। अब पहले क्राइटेरिया और थे, अब क्राइटेरिया और है। जैसे पहले अल्ट्रासोनोग्राफी पे ही होता था कि ओवरीज के आसपास ऐसे पूरी नेकलेस जैसी अपीयरेंस लगती थी, तो क्योंकि वो छोटे छोटे सिस्ट बन जाते थे। वो बेसिकली फॉलिकल्स होते हैं जो मैच्योर होके ओवुलेट नहीं कर पाते, वो सिस्ट बन जाते हैं। तो वो फिर पूरी ओवरीज के आसपास जैसे एक नेकलेस अपीयरेंस रहते थे। तो अल्ट्रासोनोग्राफी पे जब वैसी अपीयरेंस आती थी तो हम कहते थे कि पीसीओडी। लेकिन अब उसके साथ और भी हम क्राइटेरिया साथ में लेते हैं, जैसे हार्मोनल एसे पूरा कराते हैं। अब इसमें होता है क्या है कि सबसे पहली चीज जो एक लेडी फेस करती है, सडन वेट गेन। अगर आपका सडन वेट गेन है कि एकदम से आपको लग रहा है कि वेट बढ़ रहा है, आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं या आपको पीरियड्स ही नहीं आ रहे, जैसे पिछले 2-3 महीने, जिसको हम एमेनोरिया कहते हैं, कि पीरियड्स ना आना या पीरियड्स बहुत ज्यादा आना या स्कैंटी आना। दूसरा ये, तीसरा ये कि अनवांटेड हेयर ग्रोथ ऑन अनवांटेड एरिया, जैसे आप कह रहे हैं उसमें फेशियल हेयर आ जाता है, उसको हम हिरसूटिज्म कहते हैं, या एब्डोमेन पे हेयर आना शुरू हो जाता है, या अनवांटेड एरियाज पे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होना या हेयर फॉल होना या थिनिंग ऑफ हेयर होना। क्योंकि इसमें क्या होता है, बॉडी में एंड्रोजन्स और बेसिकली टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है वो ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं, उनको हमें कंट्रोल करना पड़ता है। तो अगर आपके ये सारे साइंस हैं, जैसे सडन वेट गेन है, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ है, हेयर फॉल हो रहा है, आपका मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं, आ ही नहीं रहे, सो इस केस दीज आर द सिम्टम्स ऑफ पीसीओडी। और होता ये मल्टीपल फैक्टर्स से है। तो इसमें आप क्या सजेस्ट करते हैं जब ऐसे केसेस आते हैं? इरेगुलर पीरियड्स की पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ती है और उसके बाद आपको यू हैव टू गो फॉर सीरीज ऑफ टेस्ट के पूरा एक कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल जो सीबीसी हम कहते हैं वो करवा के, अल्ट्रासोनोग्राफी करवा के, हार्मोनल एसे करवा के ऑन डे 2 ऑफ द पीरियड्स, वो सारा फिर कोरिलेट करके फिर इसका इलाज चलता है। सबसे पहले तो स्ट्रेट अवे मेडिकेशंस नहीं देते, मैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस ही करते हैं, क्योंकि जो एक चीज होती है, जो बीमारी के फैक्टर्स होते हैं ना जिससे वो कॉज होती है, उन्हीं फैक्टर्स को हम करेक्ट कर दे तो वही इसका इलाज होता है। जैसे इसमें सबसे बड़ा एक फैक्टर डाइट का रोल होता है। आजकल बच्चियां बहुत ज्यादा जंक फूड खाती हैं, जैसे इजीली अवेलेबल हो गए, नूडल्स हो गए, बर्गर्स हो गए, पिज्जाज हो गए, ये मैदा का जितना प्रोसेस्ड फूड होगा, इसको मतलब कंप्लीटली हम कह देते हैं कि ये जंक फूड या बहुत ज्यादा स्वीटन फूड्स, जैसे पेस्ट्रीज हो गए, शुगरी ड्रिंक्स हो गए, जूसेस हो गए, माजा, फ्रूटी, ये सब, कोका कोला,
डाइट का सबसे पहले डाइटरी मॉडिफिकेशन कि प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बेरीज लो, नट्स लो, फिश, चिकन, लीन चिकन, इस तरह की अच्छी बैलेंस डाइट लेके ब्रिस्क वॉक करके, क्योंकि जितनी ज्यादा इसमें एक इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है, बॉडी में एक हार्मोन बनता है इंसुलिन, तो इसमें क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है कि इंसुलिन बनती है लेकिन वो उतना ग्लूकोज कम नहीं कर पाती। उससे क्या होता है कि इस पीसीओडी में आपके ब्लड शुगर रेज होने के भी चांसेस होते हैं। तो बाद में ये, क्योंकि आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं तो यूट्रस के अंदर एक लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम, वो शेड नहीं प्रॉपरली हो पाती, तो बाद में ये केसेस एक एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए मतलब प्रोन हो जाते हैं। तो डाइटरी मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अल्कोहल से, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में तो फीमेल्स लेती अल्कोहल भी लेती है, तो उससे एब्सटेन करना, वॉक करना, एक्सरसाइज करना, क्योंकि आप जितनी एक्सरसाइज करोगे उतनी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी। एंड इवन इफ यू शेड 5% ऑफ योर बॉडी वेट, तो उसमें भी फिर ये सिम्टम्स में रिलीफ होना शुरू हो जाता है। योगा का बहुत रोल रहता है, मेडिटेशन, बिकॉज स्ट्रेस से रिलेटेड होता है, तो योगा मेडिटेशन हेल्प्स अ लॉट इन दिस। मैम, प्रेगनेंसी की तरफ आते हैं, तो प्रेगनेंसी, जो प्रेग्नेंट वुमेन है और लेडी है, उसको क्या किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए ज्यादा? देखिए, प्रेगनेंसी में राइट फ्रॉम कंसेप्शन टिल द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन, तो उसको पूरा ही ख्याल रखना चाहिए। पहले तो सबसे पहले जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम कहते हैं, पहले 12 हफ्ते जो होते हैं, उसमें होता है कि एक तो एंटीनेटल चेकअप, 4 एंटीनेटल चेकअप थ्रू आउट प्रेगनेंसी एक लेडी को कराने चाहिए, और अब तो आई थिंक पूरे इंडिया में देयर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल एट ऑल द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। दूसरा आता है कि उसको भी अपने डाइट का, बिकॉज प्रेगनेंसी एक न्यूट्रिशनली हाई डिमांडिंग स्टेट है, कि अगर एक नॉर्मल सेडेंट्री फीमेल को 1900 कैलोरीज चाहिए, तो प्रेग्नेंट लेडी को उससे आप लगा लें 350 एक्स्ट्रा कैलोरीज हर दिन चाहिए। सो शी नीड्स टू ऐड अगेन लॉट ऑफ फ्रूट्स टू हर डाइट, वेजिटेबल्स, उसको दूध का एक एक्स्ट्रा ग्लास जरूर लेना चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स ऑफ द चाइल्ड। अदर देन दैट, उसको लाइट हाउस होल्ड एक्टिविटीज थ्रू आउट प्रेगनेंसी करते रहना चाहिए। आजकल बहुत अच्छा होता है कि आजकल इकट्ठे कपल्स की काउंसलिंग करते हैं, इवन द फादर्स नीड, हस्बैंड्स नीड टू बी काउंसल्ड, बिकॉज प्रेगनेंसी इज अ कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सिर्फ लेडी को नहीं कह सकते कि आपको ये करना है, आपको, द इंटायर फैमिली नीड्स टू बी इन्वॉल्व, इवन द हस्बैंड नीड्स टू बी इन्वॉल्व इन दैट, कि आप इकट्ठे काउंसलिंग क्लासेस लें, एक्सरसाइज, इवन योगा जो इकट्ठे हो सकता है, डू दैट टुगेदर, बिकॉज इट्स योर जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक उस चीज का रहता है कि लाइट हाउस होल्ड एक्टिविटी अपनी करती रहे, अपने डाइट का ख्याल, सबसे बड़ी बात है अपना मूड बहुत अच्छा रखे, बिकॉज अ हेल्दी मदर ओनली कैन गिव बर्थ टू हेल्दी बेबी। अगर उसको थ्रू आउट प्रेगनेंसी मूड स्विंग्स रहेंगे, एक और बाद में जाके चीज आ जाती है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद भी कई बार लेडी को पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो जाता है, तो वो उन चीजों का ध्यान रखते हैं। और इसमें ये होता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई मेडिकेशन नहीं लेनी होती, क्योंकि बच्चे के ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, उस पर इफेक्ट होता है। और अपने आप को बहुत ही क्लीन रखना, रोज नहाना, कपड़े चेंज करना, और सबसे बड़ी बात है कि नेल्स कट रखना, अपने बाल टाइडी रखना। सो ये एक नॉर्मल चीज है। और दिन में खाने के बाद इट इज रिकमेंडेड कि वो 2 घंटे जरूर सोए। इस पर हमें क्योंकि अच्छी बातें आप कह रही हैं, इस पर हम और भी बातें करेंगे आपसे। फिलहाल हमें एक ब्रेक लेना है, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपसे फिर आपके सामने पेश होंगे।